क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोए हुए बहार, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्ड यानी चाइल्डहुड यानी चुराए हुए बचपन की कहानियाँ, यानी जो बच्चे की बचपन छीन ली जाती है, ऐसे बच्चों की कहानियाँ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके ऑथर हैं अनीस जंग। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अनीस जंग 1964 वॉज बॉर्न इन राउरकेला। अनीस जंग जिनका जन्म 1964 में हुआ था, उन्होंने राउरकेला में जन्म लिया था एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद, और उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बिताया था। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूएसए। उन्होंने यूएसए और हैदराबाद दोनों जगह से शिक्षा प्राप्त की थी। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उनके दोनों माता और पिता राइटर्स थे। अनीस जंग बिगैन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, यानी भारत में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ राइटर की थी। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स, और वो एडिटर और कॉलमिस्ट का काम करती थी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में, इंडिया में भी एंड अब्रॉड, बाहर भी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हुई हैं। द फॉलोइंग इन एज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक। ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी उनकी एक किताब में से लिए गई एक कहानी है, जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्ड, यानी इस नाम की बुक से ये स्टोरी ली गई है। हियर शी एनालाइज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चाइल्ड टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, कंडेम यानी सज़ा, ट्रेडिशन यानी परंपरा, पॉवर्टी यानी गरीबी, ग्राइंडिंग मतलब पिसना। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बच्चे गरीबी में पिस रहे हैं और परंपरा के कारण जो उन्हें एक तरह से शोषण की एक सज़ा देती है, उसमें जो पिस रहे हैं बच्चे, उन्हीं पर वो एनालाइज करती हैं, यानी अपनी बात, अपनी एक्सपीरियंस जो है इस बुक में, इस कहानी में शेयर करती हैं। तो इसमें कई सारे टॉपिक है। तो सबसे पहला टॉपिक है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। मैं कभी कभी 1 रुपये गार्बेज में पा लेता हूँ। यानी यहाँ पर एक कूड़ा बीनने वाले यानी रैक पिकर से वो बात कर रही हैं। वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो? आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा। होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं हर रोज़ सुबह मिलती हूँ। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। अब यहाँ पे राइटर कह रही हैं कि मेरे पड़ोस में एक गार्बेज डंप है, यानी एक कूड़ा घर है, जिसमें वो आता है स्क्राउंजिंग यानी सर्च करने फॉर गोल्ड, गोल्ड की तलाश में। गोल्ड यानी वो अपने काम की चीज़ को यहाँ पर गोल्ड कह रहा है। तो वो अपने काम की चीज़ों को तलाश करने गार्बेज में वो सर्च करने आता है, और मैं उससे हर रोज़ सुबह एनकाउंटर यानी मिलती हूँ। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब अपना घर बहुत समय पहले छोड़कर यहाँ आया है। सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि उसका घर ढाका यानी बांग्लादेश के ढाका शहर में हरे भरे खेतों के एमिट्स यानी बीच में था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि साहेब को अपना घर ज़रा भी याद नहीं है। डिस्टेंट मेमोरी यानी दूर दूर तक उसकी याददाश्त में भी उसके घर नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे, बहुत सारे तूफानों ने बहा ले गए देयर फील्ड्स एंड होम। अब यहाँ बताया जा रहा है कि उनके घर को, उनके खेत को बहुत सारे तूफानों ने बर्बाद कर दिया। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ कहती हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसी वजह से वो अपना शहर छोड़कर आए हैं। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, इस बड़े से शहर में काम ढूंढने, पैसे कमाने। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वो आज रह रहे हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, अब पहले जो सवाल पूछा गया था कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसका जवाब वो लड़का दे रहा है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। ही मटर्स, वो थोड़ा धीरे धीरे बोलता है, बड़बड़ा के बोलता है। लुकिंग अवे, और उनकी तरफ देख कर नहीं, कहीं और देख कर बोलता है। तो वो जवाब देती हैं कि गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लिबली, यानी राइटर ने बिना रुके कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली, यानी उन्हें तुरंत रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ। हाउ हॉलो, कि कितनी जो है खोखली एडवाइस यानी सलाह जो उन्होंने दी है। क्योंकि अगर उसके पास पैसे होते तो वो ज़रूर स्कूल में ही पढ़ रहा होता। तो उनको तुरंत ही रियलाइज़ हो गया कि मैंने ये क्या खोखली एडवाइस उसको दी है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, अब वो लड़का जवाब दे रहा है कि मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है।
व्हेन दे बिल्ड वन, यानी जब वे लोग बनाएंगे, यानी सरकार वगैरह बनाएंगे स्कूल वहाँ पर, तो आई विल गो, मैं वहाँ पर जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, उन्होंने मजाक में पूछा कि मैं अगर स्कूल शुरू करूँगी विल यू कम, क्या तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, यानी वो चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए हुए कहता है हाँ। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ के आ रहा है। इज़ योर स्कूल रेडी, और सवाल करता है कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है। तब वो जवाब देती है इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, तो उन्होंने कहा कि स्कूल बनने में लंबा समय लगता है। आई से, ऐसा उन्होंने कहा। एम्बेरेस्ड, यानी उन्हें महसूस हो रही थी। हैविंग मेड अ प्रॉमिस, इस तरह का वादा करके, दैट वॉज नॉट मेंट, जो कि वो पूरा नहीं कर सकती थी, उन्होंने मजाक में ऐसा कहा था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, कह रहा है कि मेरे जैसे जो प्रोमिसेस हैं अबाउंड, भरे पड़े हैं, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक का मतलब बेरंग दुनिया, साहिब की बेरंग दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्रोमिसेस भरे पड़े हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीने भर जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। मतलब महीने भर से वो उससे कुछ न कुछ सवाल करती थी, लेकिन महीने भर बाद उन्होंने उसका नाम पूछा तो उसने जवाब दिया साहिब आलम, उसने अपना नाम बताया साहिब आलम। ही अनाउंसेस, यानी वो थोड़ा सा अनाउंस करके बताता है। ही डज़ नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसको अपने नाम का मतलब नहीं पता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो जानता कि उसका मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरे यूनिवर्स का देवता है, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम टू बिलीव इट, हार्ड टाइम टू बिलीव इट, यानी उसे विश्वास ही नहीं होता। जब उसे पता चलता कि उसके नाम का मतलब है ब्रह्मांड का देवता, तो उसे इस बात पर बिलीव नहीं होता। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अनअवेयर यानी वो अनजान था अपने नाम से, यानी नाम के मतलब से। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, रोम्स मतलब घूमता था, स्ट्रीट्स यानी गलियों में, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, एक ऐसी बच्चों का झुंड था, आर्मी थी जो नंगे पांव घूमती थी। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, वो बच्चे ऐसे लगते थे जैसे सुबह सुबह जो चिड़िया आती हैं, चिड़ियों का झुंड आता है, वैसे वैसे ये सुबह सुबह ये जो छोटे बच्चे हैं नंगे पाँव वहाँ कूड़ा बीनने चले आते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर होते होते चले जाते हैं। तो चिड़ियों से उनकी तुलना इसलिए की गई कि चिड़िया भी सुबह आती है और दोपहर तक वापस चली जाती है। ओवर द मंथ्स, महीने भर। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना। ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम मतलब हर एक को। मैं जो है महीने भर से बात कर रही थी, तो इसीलिए मैं अब उन्हें क्या करने लगी हूँ, रिकॉग्नाइज यानी पहचानने लगी हूँ। तब उन्होंने सवाल किया वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, तो यहाँ पे एक लड़का कहता है कि मेरी माँ ने वो जो जूते शेल्फ में ऊपर रखे हुए थे, मचान पर ताड़ पर रखे हुए थे, उसको मेरी माँ ने ब्रिंग देम डाउन, उसे नीचे नहीं उतारा। ही आंसर्स सिंपली, यानी उसमें से एक बच्चा ऐसा बोलता है कि मेरी माँ ने ऊपर से जूते नहीं उतारे इसीलिए मैंने पहना नहीं। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स एनदर, एनदर का मतलब दूसरा, यानी दूसरा बच्चा यहाँ पर कहता है कि अगर उसकी माँ ताड़ पे से उतार भी देती, ही विल थ्रो देम ऑफ, वो उन जूतों को क्या करता, फेंक देता, यानी पहनता नहीं। हु इज़ वियरिंग शूज़, अब जो दूसरा बच्चा बोल रहा है ऐसा कि वो जूता नहीं पहनता उसका दोस्त, वो खुद एक जूते पहना हुआ है दैट डू नॉट मैच, जो कि आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, यानी अलग अलग रंग के जूते पहना है। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उस पर बोला, आई कमेंट ऑन इट मतलब मैंने जब उस पर बात की, ही शफल्स हिज फीट, यानी जब मैंने उसे दो रंगों के जूतों के बारे में बात की तो उसने अपने पैर घसीट लिए और पीछे कर लिए। एंड सेज नथिंग, और कुछ बोला ही नहीं। आई वॉन्ट शूज़ सेज द थर्ड बॉय, अब देखिए यहाँ दो बच्चे की बात हो गई, एक ने कहा कि मेरी माँ ने जूते नहीं उतारे इसलिए मैंने नहीं पहना, दूसरे ने पहने हुए थे लेकिन अलग अलग कलर के। जब उसके अलग अलग कलर के बारे में वो पूछी कि तुमने अलग अलग कलर के क्यों पहने हैं, तो उसने अपना पैर ही घसीट लिया और कुछ नहीं बोला। अब यहाँ तीसरा बच्चा कह रहा है कि मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस बच्चे ने कहा कि मुझे जूते चाहिए उसके पास आज तक कभी जूते थे ही नहीं, क्योंकि उसने कभी पहने ही नहीं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट,
अब यहाँ पे राइटर बता रही हैं कि ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में घूमने पर मैंने देखा है कि बच्चे वॉकिंग बेयरफुट, ऐसे बच्चे जो है वो नंगे पाँव ही चलते हैं। इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गाँव में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये ऐसा नहीं है कि लैक ऑफ मनी हो। लैक ऑफ मनी का मतलब पैसे की कमी, ऐसी बात नहीं है कि इन बच्चों के पास पैसे की कमी है इस वजह से नंगे पाँव चलते हैं। बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, एक तरह की परंपरा है इनके काम में कि नंगे पाँव रहना है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरह का बात कहा जाता है कि इनके प्रोफेशन में, इनके काम में नंगे पाँव रहने की एक तरह से प्रथा है, परंपरा है, बल्कि पैसों की कमी नहीं है। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि ये एक मात्र क्या है, बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल स्टेट का मतलब होता है जो लगातार चलती है, लगातार चलने वाली अवस्था। और कौन सी अवस्था? गरीबी, यानी गरीबी की लगातार चलने वाली अवस्था को छुपाने की एक तरह का बहाना है कि उनके काम में जूतों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो लोग जानबूझ के जूते पहनते नहीं हैं, तो ये एक बहाना है उनकी नज़र में। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी, अब यहाँ पे वो एक कहानी बता रही हैं जो उनके साथ एक घटना हुई थी उडीपी शहर में। तो वो कह रहे हैं कि मुझे एक स्टोरी याद है एक व्यक्ति की जो उडीपी में रहता था। उसने मुझसे कहा था एक बार, एज अ यंग बॉय, जब वो छोटा नौजवान बच्चा था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। उसने ये बताया था कि जब वो स्कूल के पास से स्कूल जाते थे, एंड पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, और अपने पुराने से मंदिर के पास से गुजरते थे, वेयर इज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी पुजारी थे। he would stop briefly मतलब थोड़ी देर, वो वहाँ पर थोड़ी देर रुकता था। at the temple and pray for pair of shoes, वहाँ पर रुक कर सिर्फ जूतों के लिए प्रेयर करता था। 30 years later, 30 सालों बाद, I visited his town, जिस लड़के ने ऐसी बात कही थी कि वो बचपन में जब स्कूल जाता था तो वहाँ पर प्रेयर करता था कि मुझे एक जोड़ी जूते दे दो भगवान। तो वहाँ पर क्या है, 30 सालों बाद उस जगह पर वो फिर गई। एंड द टेम्पल, उसी टेम्पल और उसी शहर में, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ, ड्रोन्ड का मतलब यहाँ पर होता है डूबा होना, जो शहर अब पूरी तरह से डूब चुका है डिसोलेशन में। डिसोलेशन का मतलब होता है वीरान हो गया है, उजड़ गया है, यानी वो शहर एक तरह से उजड़ गया है, अब वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। जब वो वहाँ पहुँची, इन द बैकयार्ड, पिछले हिस्से में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, अब उस टेम्पल के पिछले हिस्से में एक नया पुजारी रहने लगा है, पहले वाला पुजारी अब वहाँ पर नहीं है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पर अब रेड और वाइट रंग के चेयर्स पड़े हुए हैं। और यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए एक छोटा बच्चा जिसने सॉक्स एंड शूज़ भी पहने हुए हैं, अराइव्ड पेंटिंग यानी हाफते हुए वहाँ पर आता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, वहाँ पर पड़ी हुई फोल्डिंग बैग बेड पर अपना बैग फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखकर, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, मुझे उस बच्चे की प्रेयर याद आ गई जिसने सामने जो देवी हैं उनसे यही प्रार्थना की थी, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, और जब उसको शूज़ मिल गए थे, लेट मी नेवर लूज देम, कि मुझसे ये कभी खोए ना। यानी यहाँ पर जो बच्चा अभी यूनिफॉर्म में आया था और शूज़ भी पहने हुए थे, वो बैग फेंक कर सबसे पहले भगवान के सामने हाथ जोड़कर यही कहता है कि भगवान ये जूते मुझसे कभी न खोएं। और ऐसा ये जो प्रेयर है वो पहले भी सुन चुकी हैं, यहाँ पर ये कह रही हैं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और यहाँ पर बता रही हैं कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, अब कह रहे हैं कि अब जो है पुजारी के बच्चे अब जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक रैक पिकर्स, लेकिन अभी भी जैसे रैक पिकर्स हैं, कूड़े बीनने वाले हैं, मेरे पड़ोस के रिमेन शूलेस, वो अभी भी बिना जूतों के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यानी उन्होंने एक उडीपी की घटना बताई कि 30 साल पहले एक बच्चे ने कहा था कि वो जब स्कूल जाता है तो वो प्रेयर करता है कि उसे जूते मिल जाएं, लेकिन जब 30 सालों बाद वो गई तो वहाँ पर देखा कि एक नया पुजारी है
और उसका बेटा आके प्रार्थना ये करता है कि उसके जूते कभी न खोएं। इससे ये पता चलता है कि उस बच्चे को जूते पहनने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी रैग पिकर्स को जूते नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि उसके पड़ोस में जो रैग पिकर्स आते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी मैं अभी एंड करता हूँ, क्योंकि इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस में इसको समझाऊंगा। ठीक है ना। तो ये वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।